So, welcome to all of you and let's start the class. आपकी आज की क्लास है लर्निंग पे। लर्निंग आप जो सीखते हैं और आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर लर्निंग सीखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर की। जो कंज्यूमर होते हैं वो कैसे सीखते हैं और जो आपकी लर्निंग्स होती हैं उसका ऑर्गेनाइजेशंस, मार्केटर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक दो इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं जो किए गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में केवल दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग प्रोसेस केवल। ये आपका सिलेबस है जिसमें 3rd यूनिट आपका दिया हुआ है, दैट इज कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस। अगर वैसे देखा जाए तो अगर इतना पढ़ना है तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर लर्निंग प्रोसेस है उसमें आपके 4 या 5 स्टेप्स हैं। लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं होता कि केवल यही पूछा जाए। एग्जाम में आएगा इसके एलिमेंट्स, इसकी थ्योरीज, क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसकी थ्योरीज हैं। इसकी मेन 2 थ्योरी हैं, एक बिहेवियरल थ्योरी और एक है कॉग्निटिव थ्योरी। उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स आएंगे, उनका इस्तेमाल हम मार्केटिंग में कैसे करेंगे, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस की डेफिनेशंस क्या है लर्निंग की। लर्निंग इट कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, and learning is the process of acquiring new knowledge, modifying existing ways of behavior, skills, values और preferences। मतलब कि लर्निंग का मतलब ये है कि आप जो आपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं और उसकी वजह से आपके बिहेवियर में जो चेंज आते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कभी आप मार्केट में गए, आपने एक शॉप में पिज्जा खाया, आपने एक शॉप में पिज्जा खाया और उसके बाद वो पिज्जा आपको बहुत ही खराब लगा, उसका टेस्ट बहुत ही खराब था, उसने आपको बासी पिज्जा दे दिया और उसके जो टॉपिंग्स थे वो सही नहीं थे। तो आप क्या करेंगे? आपने वहां से ये एक्सपीरियंस किया कि आपके पास आप जिस दुकान में गए थे अब उसमें दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों? उसने आपको सर्विसेज नहीं बेकार की। आपने वहां जो एक्सपीरियंस किया, जो आपने एक्सपीरियंस किया, आपकी उससे लर्निंग है कि अब मुझे इस शॉपकीपर के पास नहीं जाना है। या सिमिलरली आप जस्ट इसी का वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी शॉपकीपर के पास, किसी मॉल में, किसी होटल्स में जाते हैं, वहाँ की सर्विसेज या प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको अगर दोबारा चांस मिलता है तो आप फिर वहाँ जाते हैं। तो ये क्या है? ये आपके लर्निंग्स हैं। कहाँ से सीखा, कहाँ से लर्निंग्स आई है? ये आपके एक्सपीरियंस है, जो आपने वहां पर एक्सपीरियंस किया, उससे आपको ये कुछ लर्निंग्स मिली। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द परचेज एंड कंजम्पशन नॉलेज। अब हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर से जोड़ रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर द परचेज एंड कंजम्पशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट दे अप्लाई टू फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर, फ्यूचर रिलेटेड बिहेवियर। ठीक है ना? तो ये आपकी कहलाती है लर्निंग। अभी हमने बताया था कि जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। यहाँ पर अब क्या है? आप कोई भी ऐसे जो परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, उससे जो आपको इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस होता है, आप उससे क्या करते हैं? आपका फ्यूचर बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होता है। आपका जो फ्यूचर बिहेवियर है उससे इन्फ्लुएंस होता है जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक? इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया। अब आपके इसका इस्तेमाल मार्केटर्स कैसे कहते हैं? आपका इस्तेमाल मार्केटर्स कैसे कहते हैं? जैसे इसमें कुछ जो आपके लर्निंग्स हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहली बात, वेयर टू बाई, आपको कहाँ खरीदना है, आपको कहाँ खरीदना है, इसका इस्तेमाल मार्केटर्स आपकी स्ट्रेटजी के, अपनी स्ट्रेटजी के लिए करते हैं। हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू मेंटेन, आप उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं। हाउ टू डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स,
आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पोज का मतलब यहाँ कंजम्पशन से है, उसको कैसे इस्तेमाल से है। हाउ टू डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस होता है। अब ये जो है इन सबके जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस से होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको फिर से चेंज कर रहे हैं। लर्निंग रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच consumers change their behavior after they gain information और experience। जब कोई भी कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है या उसका एक्सपीरियंस करता है, सर्विसेज होंगी तो उसका एक्सपीरियंस करेगा, अगर प्रोडक्ट या गुड्स होगा तो उसको कंज्यूम करेगा। तो उसके कंजम्पशन और उसके एक्सपीरियंस के बाद जो कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आता है वो उसकी लर्निंग की वजह से होता है, वो उसकी लर्निंग की वजह से उसमें वो चेंज होता है। नाउ इट्स द रीजन यू डोंट बाय ए बैड प्रोडक्ट ट्वाइस। यही कारण है, इट्स द रीजन यू डोंट बाय ए बैड प्रोडक्ट ट्वाइस। आप अगर कहीं एक बार आपको खराब सामान मिल गया तो आप वो दोबारा नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना। लर्निंग डजंट जस्ट अफेक्ट व्हाट यू बाय, इट अफेक्ट्स हाउ यू शॉप। लर्निंग जो है केवल आपको केवल इसी बात के लिए इम्पैक्ट नहीं करता कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि इस बात के लिए भी आपको इम्पैक्ट करता है कि आप कैसे खरीद रहे हैं, आप कैसे खरीद रहे हैं। मार्केटर्स आपकी इन लर्निंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। हम जैसे जैसे आगे थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे वो सारी बताएंगे कि ये कैसे स्ट्रेटजीज में अप्लाई होती है। नाउ people with limited experience about a product or brand generally seek out more information than people who used a product before। मतलब कि जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप क्या करते हैं, आप जिस किसी ने पहले उसका इस्तेमाल किया हो या उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन रखता हो या उसके बारे में जानता हो तो आप उससे उस प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। People with limited experience about a product or brand generally seek out more information than people who have used a product before। अब इसका बात है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस कम है, मान लो आप किसी ऐसे होटल्स में जा रहे हैं जहां पर आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आप बहुत कम नॉलेज है, तो आप क्या करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर ऑलरेडी उस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर लर्निंग, ये सब आपकी लर्निंग है। अब देखिए कंपनीज कैसे करती हैं। कंपनीज ट्राई टू गेट कंज्यूमर्स टू लर्न अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट वेज। अब जो कंपनीज होती हैं ट्राई टू गेट कंज्यूमर टू लर्न अबाउट देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट, अब अपने प्रोडक्ट को समझने के लिए वो कंज्यूमर्स को समझते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कार डीलरशिप ऑफर टेस्ट ड्राइव, जो कार डीलर्स होते हैं वो अपने कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको आप एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखिए, आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आप चला करके देखिए, अगर आपकी गाड़ी अच्छी हमारी गाड़ी अच्छी लगे तो आप इसको फिर परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप ड्राइविंग करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, उन्होंने लर्निंग से सीखा है। क्यों, क्योंकि जब आप कार ले जाते हैं आपकी वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो आप क्या चाहते हैं कि जब तक आप उसका एक बार इस्तेमाल ना कर लें तब तक आप एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, आप जो है एक्सपीरियंस कैसे करेंगे कि उसमें क्या ड्रॉबैक है, क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या नहीं है। तो इसीलिए जो कार कंपनीज होती हैं वो टेस्ट ड्राइव के लिए ऑफर करती हैं, इसलिए ताकि आप उनकी सर्विसेज के उनके प्रोडक्ट को आप एक्सपीरियंस करें, फिर आप अपना परचेज डिसीजन लें। ठीक, फार्मास्यूटिकल रेप लीव सैंपल्स एंड प्राउचर्स एट डॉक्टर्स ऑफिस। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती हैं वो क्या करती हैं, आपने अगर कभी कभी डॉक्टर के पास गए हो तो आप देखें तो बहुत से ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमआर आते हैं जो डॉक्टर्स को फ्री में अपनी दवाइयाँ दे जाते हैं, अपनी कंपनी का कैटलॉग दे जाते हैं, कहते हैं कि आप एक बार इस दवा को रिकमेंड करके देखिए, अगर इसका रिजल्ट अच्छा लगे तो फिर आप जो है हमारी दवा को आप रिकमेंड कीजिएगा। ये क्या करते हैं, ये सब एक्सपीरियंस पर होता है। जैसे जब अब डॉक्टर वो रिकमेंड करेगा तो अब पेशेंट है, पेशेंट उसको बताएगा कि इसका ये रिजल्ट रहा, तो पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया, फिर उस एक्सपीरियंस को डॉक्टर ने एक्सपीरियंस किया कि इससे पेशेंट का क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी जब हम ये रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं स्टिमुलस की, ठीक है ना। तो ये अभी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें फिर से आएंगी, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या स्टिमुलस है और आपके क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। नाउ तो ये जो आपके पास ऑफर या जो आपके पास लर्निंग्स आ रही हैं ये क्या होती हैं, इससे आपको सीखने को मिलता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और नहीं। ठीक, आगे अदर कंपनीज गिव
कंज्यूमर्स फ्री सैंपल, कुछ जो है आपको फ्री सैंपल्स देती हैं। टू प्रमोट इट्स न्यू लाइन ऑफ कॉफीज, मैकडोनल्ड्स ऑफर्स कस्टमर्स फ्री सैंपल्स टू ट्राई। हैव यू एवर ईटन द फूड सैंपल एट कॉस्टो और इन योर फेवरेट ग्रोसरी स्टोर? इस तरह की सारी चीजें कंपनीज ट्राई करती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सपीरियंस करें और उससे जो भी लर्निंग है आप उसको दोबारा कंज्यूम करें। मैंने अभी क्या बताया कि अगर आपको कोई बैड प्रोडक्ट मिलता है तो आप दोबारा सर्विसेज नहीं लेंगे। यही कंपनीज जब आपको ऑफर करती हैं कोई सैंपल या कोई फ्री सर्विस या टेस्ट ड्राइव, तो आप क्या करते हैं, जब एक्सपीरियंस करते हैं तो अगर फ्यूचर मान लीजिए उस समय नहीं ले रहे हैं, अगर फ्यूचर में कभी आपको जरूरत हुई उस प्रोडक्ट या सर्विस की तब आप उसको ले सकते हैं। जब कंपनीज आपको ये ऑफर करती हैं, एक्सपीरियंस करवाती हैं प्रोडक्ट या सर्विस से, तो उनका मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप उसी समय ले लें, वो फ्यूचर के लिए भी वो प्लानिंग करती है। ये क्या होती है, ब्रांडिंग की एक स्ट्रेटजी होती है, ब्रांडिंग की एक स्ट्रेटजी होती है। अब हमारे पास कुछ इसकी थ्योरीज हैं जिसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट। थ्योरीज हम दो तरह की पढ़ेंगे, बिहेवियरल थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें से बिहेवियरल थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। कॉग्निटिव थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा कम है, लेकिन बिहेवियरल थ्योरी आपकी जो है कुछ टाइप्स, जितने भी टाइप्स होते हैं हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर लर्निंग। कंज्यूमर लर्निंग में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनको क्या क्या लर्निंग के लिए इंस्पायर करता है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंज्यूमर लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस दैट लीड पीपल टू बिहेव एज दे डू। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये लीड करता है लोगों को किसके लिए, उस तरह का बिहेवियर करने के लिए जैसे वो होते हैं, जैसे वो होते हैं या जैसे उनके बिहेवियर होता है उस तरह के बिहेवियर के लिए लीड करता है। मोटिवेट का मतलब आपको इंस्पायर करना या आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करना। मोटिवेशन का मतलब आपको प्रेरित करना। तो मोटिवेशन आपको क्या करता है, उस तरह से बिहेव करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे इट अकर्स व्हेन ए नीड अराइजेस दैट ए कंज्यूमर विशेस टू सेटिस्फाई। ये कब होती है, जब होती है जब आपकी कोई नीड होती है और कंज्यूमर उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नीड्स एंड गोल्स, इट एक्ट्स एज ए स्पर ऑफ लर्निंग। ये स्पर का मतलब होता है कैटलिस्ट, ये आपको लर्निंग के लिए क्या करता है, कैटलिसिस का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए स्पर ऑफ लर्निंग। अनकवरिंग कंज्यूमर मोटिव्स इज वन ऑफ द प्राइम टास्क ऑफ मार्केटर्स। क्या है कि कंज्यूमर्स के मोटिव्स को अनकवर करना या उनको जानना, कंज्यूमर्स के मोटिव्स को समझना मार्केटर्स का एक बहुत ही मेन रीजन होता है। क्यों, जब वो कंज्यूमर्स का मोटिव समझ जाएंगे तब वो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे, वो उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाएंगे। Who then try to teach motivated consumer segments why and how their products who fulfill the conversion। क्यों, क्योंकि जब वो उनके मोटिव को समझ जाएंगे तब वो कंपनी ये भी जान जाएंगी कि वो ये बताएंगी कस्टमर से कि हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके रिक्वायरमेंट को, आपके नीड को कैसे फुलफिल करेगा और आपको ये क्यों लेना चाहिए। राइट, अगर आप शूज लेने जा रहे हैं, आप शूज लेने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपका शूज कंफर्ट होने के लिए या रनिंग के लिए या आपका वॉकिंग के लिए या फॉर्मल अपने कैजुअल ऐसे किसी ओकेजन के लिए ले रहे हैं। तो जब आप जाते हैं तो आपका मोटिव क्या, मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स शूज या एथलीट शूज लेना है या आप प्रॉपर ओकेजनल के लिए लेने जा रहे हैं, तो जब आप जाते हैं किसी शॉप पर तो जैसे ही आप अपने रिक्वायरमेंट बताते हो उसी हिसाब से दिखाता है। अब पता चला कि आपको शादी में जाना है आपको, तो वो इस तरह के कैजुअल शूज नहीं दिखाएगा, फिर वो आपको फॉर्मल शूज दिखाएगा, जैसा कि फॉर्मल शूज। अब जब आप उसको बताएंगे कि आप स्पोर्ट्स के लिए रहे तो वो आपको फिर स्पोर्ट्स शूज दिखाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके मोटिव्स को जानते हैं जो मार्केटर, तब उसका इस्तेमाल करते हैं कि कैसे उनके प्रोडक्ट आपके मोटिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है क्यूज। क्यूज का मतलब होता है इंडिकेशन। इंडिकेशन, it is a stimulus that suggests a specific way to satisfy a silent motive। ये एक क्या होता है, इंडिकेशन होता है कि आपके अंदर से जो कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें
जो आपको स्टिमुलेट करती है पर्टिकुलर चीज के सेटिस्फेक्शन के लिए। स्टिमुलस स्टिमुलस क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, आपके सामने खाना रख दिया जाए, तो वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा। स्टिमुलस का काम करेगा, वो क्या करेगा? आपकी भूख को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ हम क्या करते हैं, इट इज स्टिमुलस दैट सजेस्ट एन स्पेसिफिक वे टू सेटिस्फाई अ साइंटिफिक। हम इसको एक अलग तरीके से अपने जो हमारे पास मोटिव है उसको हम सेटिस्फाई करते हैं। हम इसको एक अलग तरीके से, इफ मोटिव सर्व्स टू स्टिमुलेट लर्निंग, cues are the stimuli that give direction to these motives। अगर आपका मोटिवेशन लर्निंग को स्टिमुलेट करता है तो क्यू क्या होता है? उसको एक डायरेक्शन देता है, यानी कि बताया इंडिकेशन मतलब तो आपको एक डायरेक्शन, संकेत, ठीक है ना। तो अगर मोटिव आपको लर्निंग को स्टिमुलेट करता है तो क्यूज उसको क्या करता है? एक डायरेक्शन देता है। इन द मार्केट प्लेस, प्राइस, स्टाइलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग and store displays all serves as cues to help consumer। अब ये यहाँ पर क्या करता है? ये cues आपको हेल्प करता है। cues आपको हेल्प करता है किस तरह से? आपके मोटिवेट को फुलफिल करने में। आपका मोटिवेशन था खरीदने के लिए, क्यूज आपको हेल्प करेगा आपके मोटिव को फुलफिल करने में। जैसे उसकी प्राइस है, तो वो अगर आपके पास प्राइस ज्यादा है तो आपको लेना है कि नहीं लेना, ये आप डिसाइड करेंगे। ये क्या है? क्यूज है, ठीक है ना। पैकेजिंग अच्छी नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है, ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपको किसी प्रोडक्ट को लेने या न लेने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो क्यूज क्या है? ये आपको हेल्प करता है आपके मोटिव्स को फुलफिल करने में। नाउ क्या क्यूज सर्व्स टू डायरेक्ट कंज्यूमर ड्राइव्स व्हेन दे आर कंसिस्टेंट विद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करता है। कब? जब उसके पास उस तरह के ड्राइव्स होते हैं। ड्राइव्स का मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हैं। क्यूज सर्व्स टू डायरेक्ट कंज्यूमर ड्राइव व्हेन दे आर कंसिस्टेंट विद कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। Now, marketers must be careful to provide cues that do not upset those expectations। अब marketers इस cues का इस्तेमाल कैसे करते हैं? मान लीजिए कि अभी आपके पास, आप शॉप में जाते हैं और वहां पर एक ढेर लगा है, उसमें कम से कम 100 प्रोडक्ट हैं, आपको उसमें से छांटना है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। अब एक और आपके पास शॉप है जहां पर जो प्रोडक्ट लेना है वो एक अलग तरीके से रखा है, तो आप फिर उसको प्रेफर करेंगे जहां पर आपको इजीली चीजें अवेलेबल है। तो मार्केटर्स आपके क्यूज का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि आप अपसेट ना हो, ठीक है ना। जब आप कभी शॉप पर जाते हैं, पता चला कि आप खड़े हैं काफी देर से, अब वो शॉपकीपर या आपके जो वो है वो बातें करने में बिजी है, तो आप क्या हो जाते हैं? अपसेट हो जाते हैं। ये उसका बिहेवियर है जिसकी वजह से आप अपसेट हुए, आप फिर अगली शॉप पर चले जाते हैं और परचेज करते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि वो आपसे कभी पैसे ज्यादा लेता हो, तो ऐसे कोई भी क्यूज, ये ऐसे क्यूज हैं जो कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को अपसेट कर सकते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को अपसेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर के नीड या मोटिव को फुलफिल नहीं हो पाता। ये क्यूज क्या करते हैं? आपके मोटिव को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अगला क्या है? अगला है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब है आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मीन्स हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट टू अ ड्राइव और क्यू और हाउ दे बिहेव। मतलब कि जब आपका मोटिव था और आपको जो क्यूज हैं वो कैसे आप उनको रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप किसी शॉप पर गए, अब वहां पर वो आपसे प्राइस ज्यादा लेता है, तो फिर क्या करते हैं? आप छोड़ करके चले जाते हैं। आपने ये रिएक्शन किया कि आप उस दुकान पर दोबारा नहीं जाएंगे, या फिर इस तरह से बिहेवियर भी कर सकते हैं कि आप उससे कुछ कह भी सकते हैं या बहस भी कर सकते हैं। ये उसका रिस्पॉन्स है। किसका? जो क्यूज हैं, जो क्यूज हैं ये उनका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मीन्स हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट टू ड्राइव और क्यू और हाउ दे बिहेव। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब यहाँ पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आप जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और जब नहीं ले रहे हैं तो नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट लिया है अगर अच्छा लगेगा तो आप ले लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आप
नहीं लेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका रिस्पॉन्स, लर्निंग कैन अकर इवन व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट ओवर, लर्निंग कैन अकर इवन व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट। अब यहाँ पर लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई है तो आपको लर्निंग हो गई। इवन अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं भी होती है, इवन आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं भी होती तब भी आपकी लर्निंग चलती रहती है, बिकॉज लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये लर्निंग है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब आपका रिस्पॉन्स जो है आपका जो भी हो, लेकिन आपने उससे लर्निंग हुई है। द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर दैट प्रोवाइड कंसिस्टेंट क्यूज टू ए कंज्यूमर मे नॉट ऑलवेज सक्सीड इन स्टिमुलेटिंग ए परचेज। तो जैसे आपने जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार आपको कंसिस्टेंट क्यूज देते रहते हैं जिससे कि आपकी जो परचेजिंग की स्टिमुलेशन है वो सक्सेस हो सके। कभी कभी ऐसे क्यूज होते हैं जिसकी वजह से उनकी परचेज नहीं हो पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्यूज देना बंद कर दें, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितने भी क्यूज हैं वो हमेशा सक्सेस ही हो। मतलब कि आपने टेस्ट ड्राइव किया, आप कार के शोरूम में गए, वहां पर आपने टेस्ट ड्राइव लिया, सब कुछ देखा, 5-10 किलोमीटर चला भी लिया, अब जरूरी नहीं है कि आप उसको परचेज कर लें, हमेशा सक्सेस नहीं हो सकती। हो सकता है आपको कुछ ड्रॉबैक्स लगे। अ रिस्पॉन्स इज नॉट टाइड टू अ नीड इन वन टू वन फैशन। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका रिस्पॉन्स हो एक बार में ही आपकी ओवर हो जाए, एक बार में ही आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। If the manufacturer succeeds in forming a favorable image of particular automobile model in the consumer's mind, then the consumer is ready to buy. अब इसका मतलब है कि जो उसने क्यूज फॉर्म किए हैं, राइट, द मैन्युफैक्चरर सक्सीड इन फॉर्मिंग ए फेवरेबल, अगर उसके जो क्यूज हैं कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव, क्या है, एक पॉजिटिव इमेज फ्रेम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसको कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी हो जाए, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाए। इट इज लाइकली दैट ही और सी विल कंसीडर दैट मेक और मॉडल। या वो ये भी कह सकता है कि इसमें अगर कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उसको आप उसको ओवरकम करने के लिए भी वो उसको बोल सकता है, जिससे आपके क्यूज क्या करते हैं, आपके क्यूज ने उसकी हेल्प की, ठीक है ना। तो यह वो कह सकता है कि हमें इसका दूसरा मॉडल भी चाहिए, दूसरा मॉडल चाहिए या हमें दूसरे तरीके की चाहिए, तो आप जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आता है आप उस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज रिस्पॉन्स। अभी हम इन सब चीजों के बारे में जो थ्योरीज आएंगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब आते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ए पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम दैट इन्फ्लुएंसेस द लाइक्लीहुड दैट ए स्पेसिफिक बिहेवियर will be repeated in the future in response to a particular cue or stimulus। एक पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम दैट इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड दैट ए स्पेसिफिक बिहेवियर, जो आपको एक स्पेसिफिक बिहेवियर की ओर इंडिकेट करता है। पॉजिटिव। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है आपका उसके जो रिपीट हो रहा है क्या, आपका जो रिस्पॉन्स है। अब वो जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके लिए फॉर ए पर्टिकुलर क्यू के लिए या पर्टिकुलर एक स्टिमुलस के लिए, एक पर्टिकुलर क्यू के लिए या पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए जो आपका रिपीटिशन है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम, जो आपको बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। It increase the likelihood that a specific response will occur in the future as a result of particular cues or stimuli। अब देखिए यहाँ पर, जैसे जब आप कार लेने गए तो हो सकता है वहां पर कोई किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा, किसी का बिहेवियर वहां पर आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप फिर फ्यूचर में वहां पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, फ्यूचर में वहां पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। यही अगर वहां के लोगों का बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा, जैसे बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के शोरूम है, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, देखिए इसका अभी जब हम आगे बताएंगे ब्रांड लॉयल्टी कैसे होती है, इमेज कैसे बनाते हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जब उसको बेचना होता है, मान लीजिए आप पहली बार गए, तब वो बहुत अच्छे से बात करता है, तब वो बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक।
आपने उसका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लेकिन जब अगर उसमें कोई कमी आती है और आप उसकी सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। हो सकता है वो आपको 10 दिन बाद बुलाए या फिर आपको बार बार परेशान करे, तो फिर क्या है, आपका बिहेवियर उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। आपका बिहेवियर उसके रिस्पेक्ट में, उस पर्टिकुलर क्यू या पर्टिकुलर जो स्टिमुलस है उसके रिस्पेक्ट में आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या होता है, दिस इज योर रीइंफोर्समेंट व्हेन, कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा इन्फ्लुएंस किया है आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ एलिमेंट थे आपके लर्निंग के। अब हम जो मेन बेसिक चीज है वो पढ़ते हैं लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में सबसे पहले आती है बिहेवियरल थ्योरी। अब जो बिहेवियरल थ्योरी में है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे इवॉन पावलो का। अगर आप लोगों में से किसी ने इसको पढ़ा हो, इवॉन पावलो थे, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बिहेवियरल लर्निंग्स आर समटाइम्स रिफर टू एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अभी हम जो पीछे स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे ना, तो अब ये सारी वही चीजें यहाँ पर आएंगी। अब मैं एक को बकायदा एग्जाम्पल के साथ देखिए बता रहा हूँ कि कैसे होता, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको विद एग्जाम्पल, कभी भी नहीं भूलेंगे आप इसको। बिहेवियरल थ्योरीज आर समटाइम्स रेफर टू एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब कि आपको क्या इंस्पायर कर रहा है और आपने कैसा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है ना, इस पर डिपेंड है ये आपकी बिहेवियरल थ्योरी, किस पर डिपेंड है कि आपको क्या स्टिमुलेट कर रहा है और आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो बिहेवियरल थ्योरी are sometimes referred to as stimulus response theories because they are based on the premise that observable response to specific external stimuli signal that learning has taken place। इसमें कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं जो आपको एज ए सिग्नल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं जो आपको एज ए सिग्नल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए इसकी पहली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, बिहेवियरल थ्योरी की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। ऑल्दो इवॉन पावलो एक क्या थे, रिसर्चर थे, इसके सोशल साइंस के। ठीक, 1849 टू 1936 वन अ नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर स्टडिंग डाइजेशन। किसके लिए, डाइजेशन के स्टडी। बट देखिए इनको नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए, लेकिन इनकी कुछ और थ्योरी है। ही इज मच मोर फेमस फॉर समथिंग एल्स, लेकिन वो कुछ और दूसरी चीजों के लिए फेमस है। किसके लिए, वर्किंग विद अ डॉग, अ बेल एंड अ बाउल ऑफ फूड। किसके लिए, एक कुत्ता, एक घंटी और एक कटोरी खाने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। Many people are familiar with the classical study of Pavlov's dog। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट नहीं जानते लेकिन, but rarely do they understand the significance of its discovery। बहुत से लोगों ने इनकी थ्योरी को पढ़ा है, जानते भी हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे समझना है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट पावलोव रंग ए बेल एंड देन गेव ए डॉग सम फूड। उसमें क्या था कि इवान पावलो क्या करते थे, उनके पास एक कुत्ता था। आप इसको एक कहानी की तरह सुनिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पावलो के पास एक कुत्ता था, ठीक, वो क्या करते थे, कुत्ते को जब खाना देना होता था तो एक घंटी बजाते थे, एक घंटी बजाते थे। ठीक, पहले क्या किया, कुछ दिन पहले उन्होंने घंटी बजाई, कुत्ता आता था, उसको कुछ नहीं दिया। पहले मान लीजिए कि 8-10 दिन उन्होंने जैसे घंटी बजाई, कुत्ता नहीं आया। ठीक, घंटी बजाई, कुत्ता नहीं आया। फिर जब एक बार घंटी बजाई, कुत्ता आया, उन्होंने उसको खाना दिया। फिर दोबारा घंटी बजाई, कुत्ता आया, फिर उन्होंने खाना दिया। फिर दोबारा घंटी बजाई, फिर कुत्ता आया, फिर खाना दिया। उन्होंने इस तरह से इसको कुछ दिन रिपीट किया, कुछ दिन इसको रिपीट किया। तो क्या हुआ, इसके बाद जब भी वो घंटी बजाते थे, कुत्ता आकर के लार टपकाने लगता था। जब भी वो घंटी बजाते थे, कुत्ता आने के बाद
लार टपकाने लगता था। जैसे घंटी बजती कुत्ता दौड़कर आता और लार टपकाने लगता था। इससे क्या हुआ, उसको क्या था, उसको खाना मिलेगा, उसको खाना मिलेगा। यहां पर अब एक कंडीशन भी है और एक अनकंडीशन भी है, दोनों चीजें। क्या कुत्ता खाने की वजह से आ रहा था या घंटी बजाने से आ रहा था? दो चीजें। कुत्ता खाने की वजह से आ रहा था या घंटी बजाने की वजह से आ रहा था? तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। इन फैक्ट, देखिए, पावलो रैंग ए बेल देन गेव ए डॉग सम फूड। पावलो ने घंटी बजाई और कुत्ते को कुछ खाना दिया। आफ्टर रिपीटिंग दिस पेयरिंग मल्टीपल टाइम्स, मतलब उन्होंने कई बार इसको किया। द डॉग इवेंचुअली ट्रीटेड एज वेल एज ए सिग्नल फॉर फूड, मतलब कि अब कुत्ते के लिए ये एक सिंबल हो गया कि जब भी घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा। कुत्ते के लिए ये एक सिंबल हो गया कि जब भी घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा। एंड बिगैन सैल्युएटिंग इन एंटीसिपेशन ऑफ द ट्रीट, तो वो उस तरह से ट्रीट किए जाने के लिए, सैल्युएटिंग का मतलब लार बहाने लगता था, लार बहाने लगता था। मतलब कि अब जब कई बार रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जब भी आता था वो, तो उसको एंटीसिपेशन का मतलब क्या, वो उसको ये उम्मीद होती थी कि अब मुझको खाना मिलेगा, तो वो लार टपकाने लगता था। ड्रूल माने भी लार टपकाना होता है, आगे आगे, ठीक। तो वो आपको लार टपकाने लगता था। नाउ इन फैक्ट, वास्तव में क्या था, Pavlov's work helped explain why some people get anxious just looking at a crowded bus. अब इसको हम किस तरह से इसको एक डिफाइन कर सकते हैं कि पावलो ने कहा कि जब हम एक भीड़ वाली बस को देखते हैं, जब हम एक भीड़ वाली बस को देखते हैं तो हमें क्यों उलझन सी होती है? हम भीड़ वाली बस को देख करके उलझन क्यों होती है? ये हमारे लिए क्या है, एक सिंबल का काम करती है। क्राउड हमारे लिए एक सिंबल का काम करती है। नाउ व्हाई द साउंड ऑफ ए मॉर्निंग अलार्म इज सो हेटेड, जो सुबह के अलार्म घड़ी का साउंड होता है वो हमको क्यों हेट करता है? वो एक क्या है, सिंबल है, ठीक है ना। ये हमारी फीलिंग्स निकल रही है, ये हमारी फीलिंग्स निकल रही है। जैसे वहां पर जब घंटी बजती थी तो कुत्ते की फीलिंग क्या थी, लार टपकाना, उसको भोजन मिलने की उम्मीद थी। हम जब जाते हैं, हमें चाहिए कि हमको बस में सीट मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिली तो हम एंग्जियस हो जाते हैं, उलझन होने लगती है। सुबह हम सोना चाहते हैं, लेकिन जब अलार्म घड़ी बजती है तो मजबूरी में हमें उठना पड़ता है। देखिए अभी इनका आगे हम कंज्यूमर में कैसे इस्तेमाल करें। एंड इवन व्हाई वी स्वेयर ऑफ सर्टेन फूड्स वी हैव ओनली ट्राइड वंस, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको एक बार खा करके हम तौबा कर लेते हैं। वी स्वेयर का मतलब कसम खा लेते हैं कि ये हम नहीं खाएंगे। क्यों ऐसे कुछ खाने होते हैं? जैसे अगर आपको एक बार मिर्ची खिला दी जाए, क्योंकि जिसको पसंद ना हो, तो फिर दोबारा तौबा कर लेगा कि अब मैं इस तरह से मिर्ची कभी नहीं खाऊंगा, ठीक। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल वे वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, ये हम एक मेन ऐसा प्रिंसिपल है जो हमारे आसपास जो हो रहा है उसको सीखने के तरीके के लिए। अब देखिए इसका कैसे कितना इस्तेमाल होगा। जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था उसको समझने के लिए बहुत वो चाहिए, ठीक, बट इट इज फॉर मोर देन जस्ट ए थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये केवल एक लर्निंग की थ्योरी से कहीं कुछ ज्यादा है। इट इज ऑल्सो आर्गुअली ए थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। हम इससे क्या करते हैं, लोगों की आइडेंटिटी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो आर्गुअली ए थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। हमें इससे आपकी पर्सनैलिटी, हमें आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। For once you understand classical conditioning, you will recognize that your favorable music, crops, even political candidate might all be result of the same process that makes a dog drool at the sound of bell. इससे आपको क्या पहचानने में हेल्प मिलती है? आपको आपका फेवरेट म्यूजिक क्या है, आपके फेवरेट कपड़े क्या हैं, आपका फेवरेट पॉलिटिकल कैंडिडेट कौन है, इवन आपका जैसे जब घंटी बजती है, जब इन सब चीजों के बारे में आप देखते हैं, सुनते हैं, तो आप अपने माइंड में क्या क्रिएट करते हैं, ये चीज आप क्या सीखते हैं इनसे, आपसे इनसे क्या सीखते हैं। जैसे क्या कुत्ता जो है जब भी घंटी बजती थी, घंटी के साउंड से कुत्ते की लार टपकने लगती थी। तो ऐसे ही जब आप इन सब चीजों को देखते हैं या सुनते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है, ठीक। अब आगे देखिए। नाउ ये इमेज, यहाँ पर इमेज है नहीं, चलिए इसको जो है हम हटा देते हैं। नाउ
as illustrated in the image above, the dog food in Paulo's experiment called the unconditional stimulus. अब यहाँ पर जो कुत्ते वाली कंडीशन में था, जो फूड था वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। क्या है? उसमें कोई कंडीशन नहीं, उसको बिकॉज इट एलिसिट्स एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स। वो कुत्ते का एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। क्या? कि क्योंकि जब खाना मिलता है तो उसको लार टपकाना ही टपकाना है। खाना देखेगा तो लार टपका ही टपकेगा। तो यहाँ पर जो फूड है वो क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है। नाउ दैट इज विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग, द स्टिमुलस प्रोड्यूस ए नेचुरल और इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसको ना तो सिखाया गया है ना ही ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन फिर भी उसकी नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। जब घंटी बजती है तो वो खाना देख करके उसका नेचुरल रिएक्शन हो रहा है। क्या? लार टपकाना। इन पावलोव केस फूड दैट इज यूएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक, द फूड ऑटोमेटिकली मेक्स द डॉग ड्रोल। खाना कुत्ते को ऑटोमेटिक लार टपकाने के लिए मजबूर कर देता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई इंक्लूड लाउड नॉइज, द स्टार्टल अस। जैसे तेज शोर होता है, जब ज्यादा शोर होता है तो हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। जो तेज शोर होता है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और ए हॉट शावर, जब ठंडी में आपको बढ़िया गर्मा गर्म पानी नहाने के मिलिए तो आपको आनंद आता है। आपको ये चीज सिखाई नहीं गई है, ना आपको ट्रेनिंग दी गई है। आपको ना चीज सिखाया गया है ना ट्रेनिंग दिया है कि जो तेज साउंड होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं या आपको उलझन हो जाती है। आपको किसी ने सिखाया नहीं। ये क्या है? आपका नेचुरल रिएक्शन है। तो ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। नाउ ऑन द अदर हैंड एक कंडीशन स्टिमुलस। अब यहां पर कंडीशन स्टिमुलस क्या है? प्रोड्यूस ए कंडीशन रिस्पॉन्स। एक जो कंडीशन स्टिमुलस है वो आपके एक कंडीशन रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। कैसे? यहां पर देखिए, a condition stimulus is a signal that has no importance to the organism until it is paired with something that does have importance. ये कंडीशनल जो स्टिमुलस है वो कब ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होता है? जब उसको किसी पेयर के साथ रिलेट कर दिया जाए। पेयर के साथ रिलेट कर दिया जाए। अब देखिए उसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलोज एक्सपेरिमेंट द बेल इज द कंडीशनड स्टिमुलस। जब खाना मिलता था वैसे भी खाना दे सकते थे, लेकिन घंटी को हमने क्या किया? एक कंडीशन बना दिया। घंटी यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है। तो जब भी हमें कुत्ते को अगर खाना देना हो, हम एक घंटी बजा दें तो कुत्ता आ जाएगा। तो एक ये क्या जोड़ दिया हमने? कंडीशन। तो बेल यहाँ पर क्या है? कंडीशन स्टिमुलस। ठीक, बिफोर द डॉग हैज लर्नड टू एसोसिएट द बेल, डॉग के ये सीखने से पहले कि खाने के साथ आपकी घंटी जुड़ी है। हियरिंग द बेल मीन्स नथिंग टू द डॉग। जब तक उसको ये नहीं था कि घंटी के साथ खाना जुड़ा है, उसके पहले कभी घंटी बजती थी। मान लीजिए जब उसको खाना नहीं मिलता था तो उसके पहले चाहे जितनी घंटी बजाओ, कुत्ते के लिए उसका कोई मतलब नहीं था। भी मैंने क्या बताया था कि जब हम ऐसे सिंपल कई दिन तक घंटी बजाते रहे, कुत्ते को हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही हमने कुछ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कि हम घंटी के साथ कुत्ते को खाना देने लगे, तो फिर वो एक कंडीशन बन गई। उसके लिए एक कंडीशन बन गई कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। नाउ दिस रूलिंग इन रिस्पॉन्स टू द बेल इज कंडीशन रिस्पॉन्स, ऑल्दो इट कैन बी कंफ्यूजिंग। यहाँ पर ये कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। द कंडीशन रिस्पॉन्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द सेम एज द अनकंडीशन रिस्पॉन्स, क्योंकि कंडीशन रिस्पॉन्स में कभी कभी जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स होता है उसके जैसा ही होता है। जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है कभी कभी अनकंडीशन रिस्पॉन्स के जैसा ही होता है। जैसे however it is called the condition response because it is conditional on or depends on being paired with the conditioned stimuli। यहाँ पर ये कंडीशंस क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन स्टिमुलाई जुड़ा हुआ है जो कि घंटी है। नाउ टू हेल्प मेक दिस क्लियर, इसको क्लियर करने के लिए कंसीडर बिकमिंग रियली हंग्री व्हेन यू सी द लोगो फॉर ए फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब मान लीजिए दो कंडीशन देखिए, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप वास्तव में भूखे हैं,
अब आप एक रेस्टोरेंट के सामने से निकले, आया रेस्टोरेंट का आपने एक लोगो देखा, देयर इज ए गुड चांस यू विल स्टार्ट सेलिंग। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है और आपके सामने खाना आएगा तो आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। अगर आपको भूख लगी है और आपके सामने खाना आएगा या खाने वाली कोई चीज दिखेगी तो आपके मुंह में खाना आना, पानी आना स्वाभाविक है। ऑल्दो इट इज द एक्चुअल ईटिंग ऑफ द फूड, एक्चुअल ईटिंग ऑफ द फूड। अब यहाँ पर फूड क्या है आपके, अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट नॉर्मली प्रोड्यूसेस द सैलिवेशन। खाना क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि जब भी आप खाना देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। सिंपली सीइंग द रेस्टोरेंट्स लोगो कैन ट्रिगर द सेम रिएक्शन। वैसे ही अगर आपको भूख लगी है और रेस्टोरेंट के लोगों को देखा या खाने की कोई चीज को देखा तब भी सेम रिएक्शन होगा। ठीक, तो ये कभी कभी क्या होता है कि जो कंडीशन रिस्पॉन्ड होता है वो आपके अनकंडीशन रिस्पॉन्ड के जैसा ही होता है। नाउ वी नाउ बिलीव दैट दिस सेम लर्निंग प्रोसेस इज एंगेज्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ह्यूमन एसोसिएट्स अ ड्रग दे हैव टेकन विद द एनवायरमेंट। जब आपको मतलब कि कोई दवा लेनी होती है किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, इन विच दे हैव टेकन इट, जिसमें वो लेते रहें। व्हेन दे एसोसिएट ए स्टिमुलाई, आप क्या है उनको एक स्टिमुलाई, मान लीजिए सिंबल फॉर वेकेशन, मान लीजिए उनको क्या है वेकेशन के लिए कहीं जाना है, ठीक, या उनको वेकेशन के लिए प्लानिंग करना है, लाइक ए बिग बीच ट्रैवल, अब उनको बिग बीच पर जाना है, विद एन इमोशनल इवेंट लाइक ए बस्ट और हैप्पीनेस, और व्हेन दे एसोसिएट द स्मेल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फास्ट फूड विद गेटिंग फूड पॉइजनिंग। अब देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए आप किसी दवा को ले रहे हैं, किसमें पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट हो या आप कोई ऐसे स्टिमुलस हो जैसे कोई फूड पॉइजनिंग हो गई हो या कभी आप ज़्यादा खुश हो, तो यहाँ पर आपका क्या है वो दवा क्या कर रही है, आपको स्टिमुलस का काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपके लिए स्टिमुलस का काम है, ठीक। ऑल्दो क्लासिकल कंडीशनिंग में सीन ओल्ड और टू सिंपल ए थ्योरी, इट इज स्टिल वाइडली स्टडीड टुडे एज ए टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग। अब चूंकि ये काफी पुरानी हो गई है लेकिन आज भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, किसमें, एसोसिएटिव लर्निंग में। ए फॉर्म ऑफ लर्निंग दैट रिलाइज ऑन द रिपीटेटिव पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। एक चीज है इसका, एक बहुत एग्जांपल है स्वीडिश कार ब्रांड वॉल्वो। वॉल्वो एक स्वीडन का कार ब्रांड है, हैज सक्सेसफुली पेयर्ड इट्स नेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। वॉल्वो एक कार है जिसमें सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा फीचर किए गए हैं, वो बहुत ही सेफ कार मानी जाती है। तो उन्होंने इस स्टिमुलस, सेफ्टी क्या है यहाँ पर एक स्टिमुलस है, अपनी कार की स्टिमुलस को उससे जोड़ दिया है। तो वॉल्वो हैज सक्सेसफुली पेयर्ड इट्स नेम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी फॉर ईयर्स, कई सालों तक, गिविंग कंज्यूमर द सेंस दैट, कंज्यूमर को क्या फील होता है, वॉल्वो और द अमंग द सेफेस्ट कार ऑन द रोड। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो वॉल्वो सबसे सेफ कार है एंड आइडियल फॉर यंग फैमिलीज। ये यंग फैमिलीज हैं उनके लिए आइडियल है, क्यों, क्योंकि वो स्पीड में चलाते हैं तो अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सेफ हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी क्या स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, सेफ्टी। उन्होंने अपने कार ब्रांड को सेफ्टी स्टिमुलस के साथ एसोसिएट कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है, ठीक। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है ये। क्लासिकल कंडीशनिंग हैज लॉन्ग बीन एंड कंटिन्यूज टू बी एन इफेक्टिव टूल इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। The general idea is to create an advertisement that has positive features such that the ad creates enjoyment in the persons exposed to it. तो जब वो एडवर्टीजमेंट क्रिएट होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे स्टिमुलस डाले जाते हैं जो आपको इंजॉयबल है। द इंजॉयबल एड सर्विस एज द अनकंडीशन स्टिमुलस। क्या होता है कि जब कभी कभी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस का काम करते हैं। उस समय भले ही आपने परचेज करें लेकिन जब आप उसको एंजॉय करते हैं, कई बार उसको देखते हैं और कभी मार्केट में जाते हैं और वो प्रोडक्ट देखते हैं तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसने आपके दिमाग में वो चीज डाल रखी है।
दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, एंड द एंजॉयमेंट इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यहाँ पर जो आपका एंजॉयमेंट है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। यहाँ पर देखिए क्या था, आपने जो एड देखा वो आप उसका रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं, एंजॉयमेंट के रूप में। बिकॉज द प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड इज मेंशन्ड इन द एड, इट बिकम्स एसोसिएटेड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि जो उस एड में दिखाया जा रहा है वो आपको एंजॉय प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। एंड देन बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस, जब वही चीज आप परचेज वगैरह कर लेंगे तो आपको कंडीशन स्टिमुलस। इन द एंड इफ एवरीथिंग हैज गॉन वेल, सीइंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन और इन द स्टोर विल देन क्रिएट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द बायर। देखो वही चीज आ गई ना कि जब आप कभी ऑनलाइन उसको देखते हैं या किसी स्टोर में देखते हैं तो वो क्या होता है, बायर के दिमाग में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, बायर के दिमाग में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, लीडिंग देम टू बी मोर लाइकली टू परचेज द प्रोडक्ट। और हो सकता है काफी हद तक इस बात के लिए भी कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। देखिए, a similar strategy is used by corporation that sponsors team of events। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा जो एडवर्टाइजमेंट में कैसे इस्तेमाल होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इफ पीपल एंजॉय वॉचिंग ए यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम। अब मान लीजिए आप सिंपल यहाँ पर क्रिकेट ले लीजिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट देखना पसंद है, एंड इफ दैट टीम इज स्पॉन्सर्ड बाय ए प्रोडक्ट, और अब जो आपके फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम है उस किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रही है, मान लीजिए कि रेड बुल है, देन पीपल में एंड अप एक्सपीरियंस पॉजिटिव फीलिंग। आपके फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम जिस प्रोडक्ट को रिस्पॉन्स करती है तो आप उसके रिस्पॉन्स इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। When they view a can of Red Bull, जब आप कभी भी रेड बुल की कैन देखेंगे या कहीं जाएंगे, of course the sponsor wants to sponsor only good teams and good athletes because these create more perception। ये सीधी सी बात है कि जो स्पॉन्सर होते हैं वो अच्छी टीम और अच्छे प्लेयर को स्पॉन्सर करते हैं, इसीलिए जो ज्यादा फेवरेट होते हैं, जब आप कभी उसके सामने आते हैं, प्लेयर्स के सामने जो उसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं और वो जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और वो आपके सामने आया, तो आप हो सकता है कि उसके लिए क्या करें, मोटिवेट हो इस परचेज करने के लिए, आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। तो ये है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आज आपने पढ़ा लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के एलिमेंट्स क्या हैं और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, जिसमें आपने एवान पाउलो का एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ठीक, अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। सर जो आपने सर थ्योरी बताई थी, तो सर उसमें डॉग सर किस वजह से आता था, खाने की वजह से या फिर घंटी की वजह से? उसमें डॉग जो है खाना है उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस है। डॉग आता था, जो डॉग के लिए सिंबल थी घंटी, डॉग के लिए सिंबल थी घंटी, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स, उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो क्या था, फूड। यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स उसको ये क्या है, इंडिकेशन है, घंटी क्या है, इंडिकेशन, तो वो एक कंडीशन है, और जो फूड है वो उसका अनकंडीशन है। अगर आपको भूख लगे, मान लीजिए कि घंटी नहीं भी बजाओ तो डॉग को भूख लगेगी तो वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो उसके लिए एक सिंबल रखा गया है, कंडीशन लगा दी गई है कि जब घंटी बजे तभी आना, घंटी बजे तभी आना, ठीक है ना। तो वो इस वजह से आता था, उसको खाना मिलता है, उसको खाना मिलेगा अगर ये कंडीशन है तो, तभी तो वो लार बहाता था। उसके पहले वो क्यों नहीं आता था, उसके पहले भी जब घंटी बजती थी तो क्या होता था, उसके पहले डॉग नहीं आता था। मान लीजिए हम जब उसको खाना नहीं देते थे और घंटी बजाते थे, तब वो डॉग